हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक न्यू ड्रामा के साथ जिसका नाम है जस्ट स्पॉइल यू। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड मुहान को देखते हैं, जिसके आते साथ ही बहुत सारे रिपोर्टर्स उस पर जमा हो गए और यंग मास्टर कहते हुए उससे अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जिस पर असिस्टेंट ने उन्हें दूर रहने के लिए कहा। दूसरी तरफ एक पार्टी का सीन दिखाया गया जहाँ एक फेमस एक्टर चू अपने साथ ही खड़े लड़के से पूछ रही थी कि मैंने सुना है आज मुहान आने वाला है, जिस पर वो बोला कि तुम्हें अपनी खुशी को कंट्रोल में रखना चाहिए, आखिर तुम एक फेमस एक्टर हो, अब उसके लिए तुम अपनी रिपुटेशन को तो खराब नहीं कर सकती। चू बोली कि मैंने मिस्टर मोहन के बारे में बहुत सुना है, अब वो कौन सी लड़की होगी जो उसे नहीं देखना चाहेगी। यहाँ पार्टी में एक और भी लड़की उसके बारे में बात करने लगी कि मोहन बहुत ज्यादा हैंडसम है और अमीर भी, मैं तो बहुत टाइम से उससे मिलना चाहती थी। चू सोच रही थी कि यही मौका है अमीर लड़के को पटाने का, इस मौके को तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। तभी हमें मोहन को दिखाया गया जो हैंडसम तो वाकई ही बहुत था, मगर वो डिसेबल होता है। ये देखकर भी चू को कोई फर्क नहीं पड़ा, आखिर वो अमीर है तो डिसेबल भी चलेगा। काफी सारे रिपोर्टर्स मोहन के इर्द गिर्द जमा हो गए थे, जबकि चू आइडिया सोच रही थी कि किसी न किसी तरह मुझे इससे बात करने का मौका तो मिले। तभी वो उसके पास जाकर एक्टिंग करते हुए उसके ऊपर गिर जाती है और बहाना लगा दिया कि माफ करना, मेरा हील में पाँव मुड़ गया था। मोहन जरा रूड किस्म का था, उसे ज्यादा बातें करना नहीं पसंद और वो इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। लेकिन पास ही खड़ी मिस लिन कहने लगी कि अपने इस एक्टिंग को संभाल कर रखना टीवी शोज में करने के लिए, इससे पहले कि तुम्हारा कैरियर यहीं पर डूब जाए। तभी वो लड़का आकर इनसे माफी मांग लेता है और चू को साइड पर ले गया। उसे कहने लगा कि तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ आइडिया सोचने तो देती। पर चू किसी भी हाल में इस मौके को मिस नहीं करना चाहती थी, जिस पर वो लड़का इसे एक और आइडिया देते हुए कहता है कि शायद ये तुम्हारे लिए काम कर जाए। नेक्स्ट सीन में ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है, जहां मोहन की कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। न्यूज में ही उसे एक छोटा बच्चा जिसका नाम कोला था वो देख लेता है और अपनी मॉम से कहने लगा कि मॉम, मैं इन अंकल से मिल चुका हूँ। ये लड़की हमारी फीमेल लीड जुनीर है, जो पूछने लगी कि बेटा तुमने इसे कहाँ देखा, तो वो कहता है कि मैंने इनको आपकी बुक्स में ही तो देखा था, क्या ये मेरे डैडी हैं? सुनीर बोली कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शायद आपको गलतफहमी हो गई होगी, मैंने तो इनकी पिक्चर ड्रा नहीं की। आफ्टर दैट कोला बोला कि मुझे प्यास लगी है, जिस पर जुनीर ने उसे यहीं पर वेट करने के लिए कहा और खुद उसके लिए पानी लेने को चली गई। तभी उस बेबी को यहाँ पर कुछ बैलून उड़ते हुए नजर आए और वो उसे पकड़ने के लिए पहुँच जाता है। बैलून के पीछे वो काफी दूर तक चला जाता है। तभी रास्ते में उसकी नजर मोहन पर पड़ी, जिसे देखकर वो कहने लगा कि ये तो वही है जिसे मैंने पिक्चर में देखा, और फिर डैडी डैडी कहते हुए उसके पास दौड़ गया। यहाँ जुनीर उसे बैग्स के पास ना देखकर परेशान हो गई, फिर इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। उधर कोला बार बार मोहन को डैड कह रहा था, असिस्टेंट ने भी उसे पकड़ लिया। मोहन बोला कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, तुम मुझे बताओ, मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पर वो बोला कि मैं मॉम को खो चुका हूँ, मुझे वापसी का रास्ता भी नहीं पता कि मैं उन्हें ढूंढ लूं। फिर मोहन ने उससे उसका नाम पूछा और असिस्टेंट बई से कहता है कि तुम यहीं पर रहकर इसकी मॉम को ढूंढने में हेल्प करो। जिस पर कोला दोबारा से मोहन पर झपटते हुए बोला कि नहीं नहीं, मैं डैड के साथ जाना चाहता हूँ। असिस्टेंट बई ने उसे समझाया भी कि ये तुम्हारे डैड नहीं, पर वो बोला कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मोहन भी इस बच्चे के साथ क्या ही जिद करता, वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ जा सकते हो, मगर तुम मुझे टच नहीं करोगे। उधर सुनीर इसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है, मगर किसी को भी कोला के बारे में कुछ पता नहीं होता। जबकि यहाँ कोला गाड़ी में बैठकर बस मोहन को घूरी जा रहा था, उसके पास जाने की कोशिश करता है, जिस पर मोहन बोला कि मुझसे दूर रहो, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ जा सकते हो, मगर मुझे टच नहीं करोगे। तभी कोला के बैग में से उसे एक कार्ड मिला, जिस पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ था और उसने असिस्टेंट बई को इसकी मॉम से कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा। इधर सुनीर जो उसे ढूंढ ही रही थी, तभी उसे असिस्टेंट बई की कॉल आई और बताया कि डोंगशेंग कंपनी में तुम अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए आ सकती हो। कोला के बारे में सुनकर तो वो खुश हो गई, मगर डोंगशेंग का नाम सुनकर वो उदास हो जाती है कि आज 6 साल बाद ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में जुनीर भागते भागते कंपनी तक पहुंच जाई थी। यहाँ स्टाफ मेंबर से अपने बच्चे के बारे में पूछती है, जिस पर उन्होंने बताया कि वो ऑफिस में हैं। उसके जाते ही यहाँ मिस लिन आ गई, जिसे स्टाफ ने बताया कि आज बॉस को एक बच्चा मिला था, पर अच्छा हुआ कि उसकी मॉम
मोम उसे लेने के लिए आ गई। दूसरी तरफ कोला बहुत क्यूट तरीके से मोहन से पूछ रहा था कि डैडी आपको क्या हुआ है, आप ऐसे व्हीलचेयर में क्यों बैठे हो। मोहन बोला कि मैं तुम्हारा डैड नहीं, मुझे अंकल बोलो, पर वो बोला कि नहीं आप मेरे डैडी ही हो। इतने में यहाँ जुनीर पहुँच आई थी कोला का नाम चिल्लाते हुए। कोला भी उसे देखकर फौरन उसकी तरफ भागा, जिस पर मोम उसे डांटने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं कितना डर गई थी। कोला मोम से सॉरी करते हुए कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, देखो मैंने आपके लिए आपके हस्बैंड को ढूंढ दिया। जुनीर को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी वो मोहन को देखती है। यहाँ उसके फेस से ही पता चल रहा था कि वो कितनी शॉक्ड हुई। इधर मोहन का भी बिल्कुल ऐसा ही हाल था। उसे देखकर मोहन को आज से 6 साल पहले की बात याद आई, जब जुनीर ने कहा था कि मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। असिस्टेंट बई के आते ही मोहन ने उसे कहा कि इस बच्चे को बाहर ले जाओ, मैं इस लड़की से कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर वो कोला को अपने साथ ले गया, ये कहकर के हम दोनों बाहर खेलेंगे। इसके बाद जुनीर मोहन से पूछती है कि तुम कैसे हो और तुम्हारा पाँव। मोहन बोला कि ठीक हूँ और डिसेबल हो चुका हूँ जैसा कि तुम चाहती थी, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक दिन मेरे सामने दोबारा आओगी। 6 साल पहले तुम यही कहकर चली गई थी ना कि तुम एक डिसेबल पर्सन का ख्याल नहीं रखना चाहती। जुनीर बोली लेकिन लिन ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और वो तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करवाएगी। जबकि मोहन उसकी ऐसी कोई भी फजूल बात नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम ऐसा मासूम सा चेहरा बनाकर मेरे सामने बैठोगी तो मुझे तुम पर रहम आ जाएगा। साथ ही उसका गला दबाते हुए कहता है कि 6 साल पहले तुम मुझे छोड़कर क्यों गई, मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये बच्चा कौन है जिसे तुमने मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और तुम वापस क्यों आई हो। सुनीर बोली कि मैं बस यहाँ अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर आई थी, आई प्रॉमिस मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहती थी। जबकि मोहन बहुत ज्यादा रूड हो गया। वो उसे अपने लैब पर बिठाते हुए कहता है कि झूठ, बिल्कुल झूठ, इस बच्चे का फादर कौन है और तुम मेरे सामने क्यों आई हो, मुझे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। जुनीर उसे खुद को छोड़ने का कह रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आई। जिस पर मोहन बोला तो वैसे ही मेरे सामने गिड़गिड़ाओ जैसे आज से 6 साल पहले मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया था, तुम्हें रोकर रोकना चाहा था। इसके बाद फ्लैशबैक से हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया गया, जहाँ जुनीर एक जंगल में खो चुकी थी और वहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है। तभी उसे एक शेल्टर दिखाई देता है, जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए उसके अंदर चली गई। अंदर जाते साथ ही उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, जो यकीनन किसी ने जानबूझकर ही किया था। दूसरी तरफ मोहन भी उसे ढूंढ रहा होता है, उसे आवाजें दे देकर चिल्ला रहा था। अच्छी बात ये थी कि जुनीर को उसकी आवाज सुनाई दी और वो चिल्लाकर उसे यहाँ पर आने के लिए कहती है। फिर मोहन को अपने सामने देखकर वो खुश हो गई और कहती है कि मैं जानती थी तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे। आफ्टर दैट मोहन ने उसे बाहर निकाल लिया था। उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जुनीर बोली कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए इससे पहले कि रात हो जाए। इसके बाद दोनों जंगल में से गुजरकर वापस जा रहे थे, जहाँ एक बड़ा सा पत्थर इन दोनों की तरफ आ रहा होता है। जुनीर को बचाने के लिए वो उसके सामने आ गया, जहाँ पत्थर ने इसे हिट कर दिया। नेक्स्ट सीन में लिन उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मोहन की एक लेग यूजलेस हो गई, अब वो कभी भी चल नहीं पाएगा। जबकि जुनीर इस बात से बहुत शर्मिंदा होती है। वो कहती है कि प्लीज तुम उसे बचा लो, तुम्हारे डैड तो इतनी बड़ी कंपनी डोंगशेंग के मालिक है। यहाँ लिन ने उससे एक डील कर ली थी कि जैसा कि तुम जानती हो मोहन हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। डैड ने हमेशा चाहा कि मेरी शादी मोहन से हो जाए, पर तुम दोनों की एंगेजमेंट के बाद उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं मोहन की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें हमेशा के लिए उसकी लाइफ से जाना होगा। नेक्स्ट सीन में मोहन को जैसे ही होश आया तो वो सबसे पहले जुनीर के बारे में पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, जबकि उसने डायरेक्टली ही कह डाला कि मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। ये शहर मेरे लिए बहुत डेंजरस है, इवन कि तुम भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम कभी खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। मोहन बोला कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, प्लीज मुझे सच सच बताओ। मगर जुनीर बोली कि हम दोनों ब्रेकअप करते हैं। वैसे भी अब मैं अपनी सारी लाइफ किसी डिसेबल लड़के का ख्याल तो नहीं रख सकती ना। ये कहने के बाद वो चली जाती है, जबकि मोहन रोते हुए उसे रोक रहा था कि प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। जुनीर भी उसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, मगर मोहन की खातिर उसे ये करना पड़ रहा था। यहाँ प्रेजेंट में लिन कोला के पास आकर कहती है, अच्छा तो ये वो बच्चा है जो मोहन को मिला, कितना क्यूट है ये। वो उसका नाम पूछना चाह रही
रही थी, जिस पर कोला बोला कि मुझे मम्मी ने मना किया है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। इसके बाद वो मोहन के बारे में पूछकर उसके ऑफिस में जाने लगी। असिस्टेंट ने उसे रोकना तो चाहा पर नहीं रोक पाया। इधर मोहन ने अभी भी जुनीर को पकड़ रखा था और दरवाजे पर आहट सुनकर वो आखिरकार उसे छोड़ देता है। लिन भी अचानक से इतने सालों के बाद यहाँ पर जुनीर को देखकर शॉक्ड हो गई। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मिस लिन जुनीर को अचानक से अपने सामने देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ कैसे, जबकि जुनीर को तो इस वक्त सिर्फ कोला की फिक्र थी। वो मोहन से भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे बताओ तुम्हारा असिस्टेंट मेरे बेटे को कहाँ ले गया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फिर कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, बस एक बार मुझे मेरे बेटे को यहाँ से ले जाने दो। मोहन बोला कि हो सकता है वो मेरा बेटा हो, मैं तुम्हें उसे क्यों ले जाने दूं? अगर वो वाकई में ही तुम्हारा बेटा है तो कल उसका बर्थ सर्टिफिकेट ले आना और उसे यहाँ से ले जाना। जिस पर जुनीर बोली कि नहीं, मैं कोला को लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी, चाहे तुम इसके अलावा मुझे जो मर्जी कह लो, मैं करने को तैयार हूँ। मोहन कहने लगा कि ठीक है, अगर इसके अलावा तुम कुछ भी करने को तैयार हो तो फिर यही मेरे सामने अपने कपड़े उतारो। हाँ, ये जुनीर के लिए थोड़ा मुश्किल था, मगर कोला उसे कहीं ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए वो बिल्कुल वैसा ही करने लगी। यहाँ लिन ने भी उसे रोकने की कोशिश की, जिस पर मोहन ने उसे शट अप कहा। इधर जुनीर एक एक करके अपने कपड़े उतार ही रही थी कि वहाँ बई अचानक से इंटर होकर कहता है कि बॉस पता नहीं कोला को क्या हो गया है, वो अचानक से बेहोश हो गया। जुनीर तो ये सुनकर फौरन से कोला के पास पहुँच गई। उसे कहती है कि बेटा आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है। यहाँ मोहन बई से बोला कि तुम खड़े देख क्या रहे हो, इसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाओ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहां जुनीर कोला को लाते हुए डॉक्टर से कहती है कि ये मेरा बेटा है, प्लीज इसे बचा लो। डॉक्टर ने उसे बाहर रहने के लिए कहा और पूछा कि कोला को हुआ क्या है, जिस पर जुनीर ने बताया कि इसे डायबिटीज है, आज इसने इंसुलिन नहीं ली, इसलिए इसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। इसके बाद डॉक्टर्स ने उसे बाहर वेट करने के लिए कहा। जुनीर तो खुद भी इतना वीक फील कर रही थी। बई उसे संभालते हुए बोला कि मिस जुनीर आप ठीक तो है ना। यहाँ इन दोनों को साथ में छोड़ने के लिए बई काम का बहाना करके वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ मोहन जुनीर से कहने लगा कि मैं नहीं जानता था तुम्हारे बेटे को डायबिटीज है, मैं जानता हूँ कि इस बार इसमें मेरी गलती थी। इससे पहले कि वो अपनी गलती की माफी मांगता, पीछे से लिन और मोहन की मम्मी पहुँच जाती है, जो जुनीर को देखते साथ ही उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे की लाइफ में वापस आने की। उसे थप्पड़ भी मार देती है, ये कहकर के क्या तुमने मेरे बेटे को पहले कम जख्म दिए थे जो अब दोबारा से आ गई हो। इस पर जुनीर कहने लगी कि जैसे आपको आपका बेटा प्यारा है वैसे मुझे भी मेरा बेटा प्यारा है, आपको उससे माफी मांगनी होगी। पीछे से लिन बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आंटी से ऐसे बात करने की, और जुनीर कहती है कि अगर ये मोहन की मम्मी है तो इसे मेरा क्या लेना देना, मेरा इन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम लोगों की वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में आई, तुम लोगों को उससे माफी मांगनी होगी। ये बातें अभी चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से हमारा सेकंड मैन लीड जोंग आ जाता है, जिसे देखकर जुनीर फौरन से उसके पास भागी चली गई। पूछने लगी कि तुम तो शूटिंग में मसरूफ थे ना। वो बोला कि क्या कोला की जान से ज्यादा मेरे लिए शूटिंग इम्पोर्टेंट होगी। इधर लिन उसे देखकर बोली कि ये तो फेमस एक्टर जोंग है, और मोहन पूछने लगा कि ये जुनीर को कैसे जानता होगा। मॉम भी कुछ कम नहीं थी, वो कहती है कि तुम नहीं जानते कि इस जैसी लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती। खैर तभी डॉक्टर बाहर आता है, जो कोला की फैमिली के बारे में पूछ रहा था, और वो दोनों फौरन से इसके पास पहुंच जाए। जुनीर कोला के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि अब वो खतरे से बाहर है, आप लोग हॉस्पिटल का प्रोसीजर कंप्लीट कर लो। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके जोंग उसे हॉस्पिटल का प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए अपने साथ ले जाने लगा, जहां मोहन उसे रोककर सवाल करता है कि क्या यही तुम्हारे बच्चे का फादर है। कुछ देर के लिए तो जुनीर स्पीचलेस हो गई, मगर फिर ये कहकर वहाँ से जाने लगी कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये बात मोहन को बहुत ज्यादा हर्ट कर देती है, क्योंकि उसे लगा था कि यही जुनीर का हस्बैंड होगा। इधर लिन को अलग से गुस्सा आ रहा होता है जुनीर के वापस आने पर, क्योंकि वो मोहन को पसंद करती थी। नेक्स्ट सीन में कोला को दिखाया गया, जहां नर्स उसके लिए इंसुलिन लेकर आई हुई थी और बातों में उलझाते हुए कहती है कि तुम कितने प्यारे हो, फिर ऐसे बीमार क्यों पड़ गए। जुनीर भी इंसुलिन को देखकर कोला का हाथ देखती है, उसे वो काफी ज्यादा वीक लग रहा था, और उसकी ये सैडनेस यहाँ पर जोंग ने भी फील की। जिसके बाद वो कोला से कहता है
कि हमारा कोला तो बहुत ज्यादा ब्रेव है, वो इंसुलिन को बेली पर ही लगवा लेगा। कोला भी मॉम से कहने लगा कि मॉम आप परेशान क्यों होती हो, मुझे तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। और इसके बाद उसने बेली पर ही इंसुलिन लगवा लिया था। नर्स उन्हें बच्चे का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली गई, जिसके बाद जोंग कोला का ख्याल रखते हुए उसे कहता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हमें घर भी तो जाना है। आफ्टर दैट जुनीर जोंग को बाहर तक छोड़ने के लिए जा ही रही थी, मगर कोला उस पर झपट जाता है कि नहीं नहीं, मैंने ब्रदर जोंग को बहुत टाइम से नहीं देखा, अभी इन्हें मेरे पास ही रहने दो ना, मुझे इनके साथ खेलना है। उसके मुंह से ब्रदर जोंग सुनकर वो बोला कि ब्रदर कोला तुम तो दिन ब दिन नोटी होते जा रहे हो, पहले ठीक तो हो जाओ, खेलने के लिए तो अभी बहुत टाइम बाकी है। यहाँ इन दोनों का हंसी मजाक शुरू हो जाता है, जिस पर जुनीर कहने लगी कि अच्छा अच्छा बस बहुत हो गया, कोला तुम यहीं पर रुको, मैं जोंग को बाहर तक छोड़ कर आती हूँ, वो बिजी है ना, बाद में तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर आकर कोला की डायबिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिस पर जोंग उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये कोई ऐसी डिजीज तो नहीं जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उसे एक कार्ड दिखाते हुए बोला कि मैं बिजनेस की बात करना तो भूल ही गया, तुमने जो एक बुक लिखी थी जस्ट स्टे विद मी, हम उसका कॉपीराइट खरीदना चाहते हैं। पहले तो जुनीर सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गई कि वो बुक ही क्यों, मगर बाद में कहने लगी कि ठीक है, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। ये दोनों जब यहाँ से बाहर जाने वाले होते हैं तो यहाँ एक लड़का चुपके से इन दोनों की पिक्चर्स लेने लगा, जो यकीनन किसी के कहने पर ही ये काम कर रहा था। दूसरी तरफ असिस्टेंट बई जोंग की इन्वेस्टिगेशन करवाकर उसे मोहन तक ले आया था, साथ ही बताता है कि वो टिएनशिन ग्रुप का साइंड आर्टिस्ट है, जो पिछले 3 सालों में कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया। असिस्टेंट उसके कैरियर के बारे में बता ही रहा होता है, जिस पर मोहन बोला कि मुझे इसके कैरियर से क्या लेना देना, मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ। बई बोला कि इसके बैकग्राउंड का तो कुछ भी आता पता नहीं चला। मोहन बोला तो पता करो, और ये भी कि उसका जुनीर के साथ क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ वही फोटोग्राफर चुपके छुपाते हुए एक क्लब में आता है, और हम देखते हैं कि वो यहाँ लिन के पास आया था ताकि कोई भी उसे देख ना ले, जहाँ वो लिन से कहता है कि तुम्हारा दिया हुआ टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया, और फिर वो पिक्चर्स उसे दिखाने लगा। ये पिक्चर्स देखकर लिन भी बहुत खुश हो गई, उसे शाबाशी देते हुए कहती है कि इसे कल ही मीडिया पर अपलोड कर देना। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। फोटोग्राफर बोला कि मिसिज मोहन इसके पैसे देना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में जुनीर टिएनशिन ग्रुप आई थी अपनी बुक का कॉपीराइट सेल करने के लिए, जहाँ स्टाफ मेंबर उसे अपने चेयरमैन तक लेकर आता है। वो अंदर बताते हुए बोली कि हेलो मेरा नाम जुनीर है, लेकिन जब उसने देखा कि चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि मोहन है तो उसे पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे। वो बोला कि टिएनशिन ग्रुप को खरीदना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, जिस पर जुनीर कहती है कि मैं वाकई ही अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर आई थी, मेरा तुम्हारे सामने आने का कोई भी इरादा नहीं था। मोहन बोला तो क्या जोंग के सामने भी आने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, जिस पर जुनीर फौरन वहाँ से जाने लगी। यहाँ मोहन उसे रोककर कहने लगा कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मत जाओ और मेरे पास रहो। यकीनन इसके पीछे भी मोहन की कोई वजह होगी, पर हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां मोहन उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं, मत जाओ बल्कि यही मेरे पास रहो। तो जुनीर बोली कि क्या आपको समझ में नहीं आई मेरी बात, मैंने क्या कहा, मेरा आपसे और आपकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं। यहाँ मोहन बोला कि तुम्हारा तो मुझसे लेना देना अब इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि तुम तो मुझे उस कुत्ते से कंपेयर करती होगी जिसे दूसरे अपने हाथों से फीड करते हैं, और फिर मेरे मुकाबले में वो एक्टर तुम्हारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा ना, वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जो पूरी कर सकता है। ये सुनकर जुनीर ने उसे थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें अपनी जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। असल में मोहन भी ये सब कुछ उसे गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा था। जैसे ही जुनीर जाने लगी उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने लैब पर बिठा दिया। वो कहता है कि 6 साल पहले तुम मुझे छोड़कर गई उस जोंग के लिए, सिर्फ इसीलिए ही ना कि मैं तो डिसेबल हो चुका हूँ। अब ये मत कहना कि कोला का फादर भी वो नहीं। सुनीर उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है, बताया कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं कि कोला का फादर कौन है। मोहन बोला कि झूठ बोल रही हो तुम, अगर तुम्हें जोंग की परवाह ना होती तो अभी मेरे टच करने से तुम्हें इतना मसला क्यों हो रहा है। यहाँ जुनीर का ये वाला रिएक्शन देखकर मोहन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता
कहता है कि अब तो अगर तुम मुझे खुद को टच करने नहीं दोगी तो तुम्हारे उस आशिक जोंग का कैरियर मेरे हाथों में है। अगर मैं चाहूँ तो उसका कैरियर आज ही खत्म कर दूं। ये सुनकर जुनीर ने अपना हाथ पीछे हटा लिया था। वो उसे टच करने से नहीं रोकती क्योंकि वाकई ही उसे जोंग के कैरियर की परवाह थी। जबकि मोहन उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसको टच करते हुए कहता है कि इवन एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी तुमने खुद को इतना मेंटेन करके रखा है उस जोंग के लिए ना, ताकि तुम उसे अट्रैक्ट कर सको। लेकिन मोहन भी इतना जालिम तो नहीं था जितना कि वो दिखा रहा था। सुनीर की सिसकियां सुनकर वो उसे खुद ही छोड़ देता है, ये कह कर के जाओ यहाँ से। बाहर आने के बाद सुनीर वहीं पर कुछ देर के लिए खड़ी रही। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन फिर कभी उसका मोहन से सामना होगा। खैर नेक्स्ट सीन में वहाँ से जाते हुए वो सोच रही थी कि मोहन मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करने लगा है। अगर उसे कोला के बारे में सच पता चला तो नहीं वो मेरा बेटा है, उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये कहकर वो फौरन से कोला के पास हॉस्पिटल पहुंचने लगी। जबकि दूसरी तरफ हमें जोंग को दिखाया गया जो अपने सुपरवाइजर से कह रहा था कि क्या मेरे बारे में कुछ ज्यादा बातें फैल गई हैं, तुम फिक्र मत करो, कुछ ही टाइम में ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। मगर सुपरवाइजर कहता है कि नहीं, इस बार की सिचुएशन कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, तुम मुझे सब कुछ सच बताओ, वरना तो ये जो मीडिया रिपोर्टर्स तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ना, वो उस लड़की को ही ढूंढ कर उसे सच उगलवा लेंगे। रिपोर्टर्स के बारे में सुनकर वो सुपरवाइजर से कहता है कि गाड़ी से नीचे उतरो, फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम है, तुमसे बाद में मिलूंगा। सुपरवाइजर भी तंज करते हुए बोला कि हाँ अब तो तुम बहुत बिजी हो गए हो ना, अब हम जैसों को कहाँ भाव देने लगे। खैर तुम्हें ये बता दूं कि सिचुएशन बहुत खराब है, चाहे कुछ भी हो जाए मीडिया रिपोर्टर्स के सामने मत आना। वो बोला कि मैं जानता हूँ। इसके बाद जाते हुए वो जुनीर को कॉल लगाकर उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जुनीर के बताने पर कहता है कि बस वहीं पर रुको, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में वो जुनीर को रिसीव करने के लिए पहुँच गया, जहाँ वो उसके साथ बैठने के बाद पूछने लगी कि तुमने इतनी जल्दी में मिलने के लिए क्यों कहा, कोला अभी तक हॉस्पिटल में है, मैं बस उसके पास ही जा रही थी। जोंग बोला कि तुम अभी कोला के पास मत जाओ, मैंने उसके लिए असिस्टेंट हायर कर दिया है, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। जुनीर को उसकी ये बात कुछ समझ में नहीं आई, जिस पर वो फोन दिखाते हुए कहता है कि लास्ट नाइट हम दोनों को फोटोग्राफ किया गया था। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया रिपोर्टर्स खड़े हैं, अगर तुम वहाँ जाओगी तो शायद तुम उन्हें हैंडल ना कर पाओ। नेक्स्ट सीन में लिन बड़े मजे से एक्साइटेड होकर मोहन के पास आ रही थी, जहाँ मोहन ने उसे डांट दिया कि तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में बगैर नॉक करके आने की। वो भी सॉरी करते हुए बोली कि मैं तो बस जुनीर और जोंग के बारे में बात करने आई थी, क्या तुमने उन दोनों की पिक्चर्स इंटरनेट पर देखी? वैसे मैं तो सोच कर हैरान हूँ कि इस लड़की ने जोंग जैसे इतने बड़े सुपरस्टार को कैसे पटा लिया होगा। मुझे लगता है कि उसका जो बेटा है वो जरूर जोंग का ही इलीगल बच्चा होगा, जिसे दोनों ने अभी तक छुपा कर रखा। मोहन को उसकी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि लिन यही तो करना चाहती थी। मजीद बोली कि अगर आप चाहो तो हम इन दोनों की हेल्प कर सकते हैं मीडिया को कंट्रोल करके। वैसे भी हमने टियानशेन ग्रुप के साथ कोऑपरेट कर लिया है, जहां जोंग को एक नई मूवी में मेल लीड का रोल मिला है, ऐसे उसका कैरियर भी डूबने से बच जाएगा। जबकि मोहन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है कि बच्चे को सीक्रेट उन दोनों ने रखा है, तो फिर हम उनके एक्सपोज होने से क्यों डरे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अब गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में जोंग जुनीर को एक बैकवर्ड एरिया में ले आया था, जहाँ वो उसे कहता है कि तुमने रहने के लिए इसी एरिया को ही क्यों चूज किया। जुनीर बोली कि अब तुम सुपरस्टार बन गए हो तो ये एरिया तुम्हें बुरा लगने लगा है। खैर मैं गांव से यहाँ पर टूरिज्म के लिए तो नहीं आई थी, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर आई थी, कुछ ही दिनों की तो बात है, हम वापस चले जाएंगे। सच बताऊं ना तो टूरिज्म तो वो था जब हम दादी के घर में एक साथ रहा करते थे। दादी का नाम सुनकर जोंग कहता है कि मिस जुनीर, मैं अपनी दादी को बहुत मिस कर रहा हूँ। और जुनीर बोली कि बहुत टाइम हो गया, तुमने मुझे सिस्टर कहकर नहीं बुलाया, जिसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। रात के टाइम में जुनीर अपना नेकलेस ढूंढ रही थी कि तभी एक लड़का उससे टकराया, जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। वो उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं, जो देखकर जुनीर बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे रोकने की कोशिश करती है। पर वो बोले कि ए लड़की, तुम अपने काम से ही काम रखो, हमारे मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी मत करो। जिस पर जुनीर बोली कि मैंने पुलिस को कॉल लगा दी है, मैंने वीडियो भी बना ली, अब बाकी का काम तुम लोग पुलिस के साथ संभालना। पुलिस का सुनकर वो गुंडे उस लड़के को कहते हैं कि शुक्र मनाओ आज तुम्हारी
तुम्हारी जान बच गई, वरना हम तो तुम्हें मारे बगैर नहीं छोड़ने वाले थे। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जोंग होता है, जिसने जान बचाने के लिए जुनीर का शुक्रिया अदा किया। तभी जुनीर अपना पर्स लेने के लिए जाती है, मगर यहाँ वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जोंग उसे संभालने लगा और कहता है कि सिस्टर उठो, आप ठीक तो हो ना। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ जुनीर को जैसे ही होश आता है उसने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, और जोंग बोला कि हॉस्पिटल में, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। इसके बाद वो अपने नेकलेस के बारे में पूछने लगी, शायद वो नेकलेस इसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तभी यहाँ नर्स बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वरना तो ये बच्चे की हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। जुनीर बोली कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। यहाँ जोंग बोला कि डॉक्टर ने चेक करने के बाद ही ऐसा कहा। जुनीर तो इस बात पर यकीन नहीं करती, वो फौरन वहाँ से जाने लगी। यहाँ प्रेजेंट में जोंग उसे कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, इससे पहले कि हमें दोबारा कोई देख ले। इसके बाद वो जोंग को बाय बाय करते हुए घर जाने लगी। यहाँ उसे एक औरत ने घेर लिया, जो उसे कहती है कि सुपरस्टार के साथ इन पिक्चर्स में तुम ही हो ना। जुनीर उसे ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहती है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया, मगर वो बोली कि ज्यादा झूठ मत बोलो, मैं गलत नहीं हो सकती। वो एक सुपरस्टार है, ऊपर से इतना अमीर भी। तुम ये बात एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया हो, तुम्हें छोड़कर चला गया हो और इसलिए तुम इस बात को एडमिट नहीं करना चाहती। जुनीर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, और वो कहती है कि चलो अगर ब्रेकअप भी हो गया तो वो इतना अमीर है, कम से कम तुम्हें उसे ब्रेकअप फीस तो लेनी चाहिए। वो बाहर ही खड़े उसे इस तरह की बातें कह रही होती है, और हम देखते हैं कि जुनीर उसकी बातों से सैड तो काफी ज्यादा हो गई। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां सुपरवाइजर असिस्टेंट बई को क्लियर कर रहा था कि वो बच्चा जोंग का नहीं, खामखा उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस पर जोंग ने उसे चुप करवा दिया और बताता है कि अगर लोगों को मेरे और जुनीर के रिलेशनशिप के बारे में इतनी ही परवाह है तो आज मैं भी उन सबको क्लियर कर दूंगा। उसकी ये बात बाहर ही खड़े मोहन ने भी सुन ली थी। नेक्स्ट सीन में जब जुनीर को पता चला तो वो मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर देती है, ये कहकर के लोग खामखा हम पर सवाल उठाएंगे। लेकिन जोंग उसे मना लेता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो लोगों को ये लगेगा कि हम उनसे डर रहे हैं। सुपरवाइजर अभी भी उसे समझा रहा था कि खामखा अपने लिए मुसीबतें मत बनाओ, मगर जोंग उसकी कहाँ सुनने वाला था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया गया, जहाँ मूवी के हीरो और ऑथर से इंट्रोड्यूस करवाया गया। जुनीर को देखते ही यहाँ रिपोर्टर्स ने उनसे अजीब किस्म के सवाल करना शुरू कर दिए कि तुम्हारा जोंग के साथ रिलेशनशिप क्या है, और वो बच्चा क्या वो जोंग का ही है। मिस लिन भी पीछे ही बैठी हुई थी, और ये सारा किया धरा उसी का होता है। जुनीर उन लोगों के इस तरह के सवालात से बहुत हर्ट हो गई थी, जिस पर फाइनली जोंग ये सबके सामने एक्सेप्ट करने वाला था कि हाँ, कोला मेरा ही बच्चा है। इससे पहले ही वहाँ पर मोहन इंटर हुआ, जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस मूवी की शूटिंग करके रहेंगे, क्योंकि हमें रूमर से फर्क नहीं पड़ता। रिपोर्टर्स फिर भी यही पूछ रहे थे कि जोंग और जुनीर का रिलेशनशिप अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इस बारे में आप क्या कहोगे। तो वो बोला कि ये सिर्फ झूठी खबरें हैं, और ये कौन फैला रहा है हम जल्दी ही इस बारे में पता लगा लेंगे। नेक्स्ट सीन में कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जुनीर उसके पास आकर उसका शुक्रिया अदा करती है, जिस पर वो बोला कि ये मैंने ना तो तुम्हारे लिए किया और ना ही जोंग के लिए, बल्कि इस मूवी में मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे बस अपनी पोजीशन बचानी थी। जोंग को जुनीर का मोहन से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो कहता है कि अगर आज मोहन बीच में ना आता मैं तब भी लोगों को हमारे बारे में मजीद गॉसिप्स करने ना देता। खैर यहाँ मोहन जुनीर को अपनी व्हीलचेयर ड्राइव करने के लिए कहता है, जिस पर उसे भी करना पड़ा, जबकि जोंग को तो गुस्सा आ रहा था। सुपरवाइजर उसे समझाता है कि शुक्र करो तुम्हारा कैरियर बच गया, और एंड टाइम पर वहाँ मोहन आ पहुँचा। नेक्स्ट सीन में लिन कोला के पास पहुँच गई थी, उससे ये जानने के लिए कि तुम जोंग से कब मिले, और अब हम स्ट्रेंजर्स थोड़ी हैं, हम तुम्हारे मोहन अंकल की कंपनी में मिले तो थे। कोला कहने लगा कि वो मेरे अंकल नहीं बल्कि मेरे डैड है, जिस पर लिन उसे डांटना शुरू कर देती है कि खबरदार अगर तुमने उसे डैड कहा, वो मेरे फियोंसी हैं। एंड टाइम पर यहाँ जुनीर पहुँच जाए, जो कोला को हक करते हुए कहती है कि अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ एक छोटी बच्ची आती है, जो कोला को अपने साथ बाहर ले गई खेलने के लिए, और लिन उसे धमकियाँ देने लगी कि
अपने बेटे को लेकर फौरन से वापस चली जाओ, वरना तो इसे खत्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सुनकर जुनीर को गुस्सा आ गया। वो उसके गले पर कांच रखते हुए कहती है कि जो मर्जी करो, पर खबरदार अगर तुमने कोला को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो तुमने तो मोहन को भी नहीं बख्शा। इवन कि तुम दोनों एक साथ पले बढ़े। आज से 6 साल पहले तुमने ही वो पत्थर उस पर गिरवाया था ना। अब जब जान पर पड़ी थी तो वो भी कह देती है कि मैंने उसे नहीं बल्कि तुम्हें मारना चाहा था। वो तो बदकिस्मती से वो सामने आ गया। लेकिन जुनीर उसके मुंह से सिर्फ ये बात उगलवाना चाह रही थी। वो कहती है कि मैं तो तुम्हें एक्सपोज नहीं करूंगी, पर आखिर कब तक तुम इस सच्चाई को छुपा पाओगी। नेक्स्ट सीन में जुनीर उसी बच्ची से कोला के बारे में पूछती है, जिस पर वो बोली कि वो तो वहाँ नीचे अंकल के साथ खेल रहा है। यहाँ कोला मोहन को डैड कहकर फिर सॉरी करते हुए अंकल कह देता है, बताया कि मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ। जिस पर वो कहने लगा कि अंकल आज मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा, क्या आप मुझे पिक करने के लिए आओगे। यहाँ जुनीर कोला को अपने पास बुला लेती है और उसे घर जाने के बारे में बताने लगी। जबकि कोला बोला कि मॉम आपको कार चाहिए क्या। ये कहते साथ ही वो उसे मोहन की गोद में बिठा देता है। कहने लगा कि मोहन अंकल के पास कार है, वो आपको झूले देगा। जुनीर को तो थोड़ा अजीब लगा, मगर मोहन बिल्कुल वैसे ही करने लगा जैसे कोला ने कहा। यहाँ मोहन की हंसी देखकर जुनीर दिल ही दिल में कहती है कि फाइनली आज इतने सालों के बाद तुम मुस्कुराए। दूसरी तरफ लिन उस फोटोग्राफर को बातें सुना रही थी कि तुमसे एक काम सही से नहीं होता, जबकि वो भी उल्टा इसे बातें सुनाने लगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए पिछले 6 सालों से लेकर अब तक तुम्हारे हर काले करतूत में तुम्हारा साथ देता रहा। नेक्स्ट सीन में जुनीर पैकिंग करके कोला को अपने साथ ले जाने वाली थी, पर वो तो अभी भी मोहन का वेट कर रहा था। जिस पर जुनीर ने उसे समझाया कि बेटा मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ, वो तुम्हारे डैडी नहीं। कोला भी आखिरकार मम्मी की बात सुनकर उसके साथ वापस आने लगा। जहाँ घर लाने के बाद वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए नया घर लिया। जबकि यहाँ लैंडलॉर्ड उसका सामान पैक करके घर से बाहर फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि अभी के अभी निकलो यहाँ से। साथ ही साथ वो कोला के बारे में भी बात कर रहे थे कि अपना ये इलीगल बेटा उठाकर लेकर जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अपना घर रेंट पर नहीं देने वाले। जुनीर भी उनका काफी सामना करती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन वो लोग तो इसकी तरफ आगे बढ़कर जबरदस्ती करते जा रहे थे। जहाँ एंड टाइम पर बई ने उसे मुक्का मारकर दूर फेंक दिया। मोहन कोला को डरा हुआ देखकर उसे कहता है कि अब अंकल मोहन आ गए हैं ना, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद वो चुरी लेकर उस आदमी से कहता है कि आज मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, जिससे तुम चपड़ चपड़ या अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हो। वैसे तो वो रुकने वाला नहीं था, मगर यहाँ जुनीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। यहाँ जुनीर ने खुद भी फैसला कर लिया कि चाहे हमने तुम्हें रेंट भी दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम तुम्हारे इस घर में नहीं रहेंगे। नेक्स्ट सीन में बाहर आने के बाद असिस्टेंट बई कोला से कहता है कि चलो हम जल्दी से गाड़ी लेकर आते हैं। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ जुनीर मोहन का शुक्रिया अदा करती है, जिस पर वो बोला कि आखिर जोंग के साथ हमने कोऑपरेशन की है, फिर हम उसके बच्चे को ऐसे हर्ट होने तो नहीं दे सकते थे। सुनीर बोली कि तुम्हें किसने कहा वो जोंग का बच्चा है। जब मोहन ने पूछा कि अगर जोंग का नहीं तो फिर किसका बच्चा है, तो वो बोली कि इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यहाँ मोहन गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि क्या मैं एक सवाल भी नहीं पूछ सकता। आज से 6 साल पहले तुम मुझे छोड़कर गई, मुझे वजह बताए बगैर, और आज भी मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जिस पर जुनीर भी गुस्से में उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मेरा तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं, मैं बस अपने बच्चे के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती हूँ। जब से तुम वापस आए हो हमारी लाइफ में तो मैस क्रिएट होकर रह गया है। ये बात तो मोहन को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है कि जुनीर के लिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने उसकी लाइफ में मैस क्रिएट कर दिया। एंड टाइम पर यहाँ असिस्टेंट बई गाड़ी लेकर पहुँच गया, जहाँ जुनीर कोला के पास जाकर कहती है कि बेटा हम अंकल के साथ नहीं जाने वाले, तुम बाहर आ जाओ। कोला तो अब बाहर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिस पर मोहन ने जुनीर को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन गाड़ी का दिखाया जाता है, जहाँ कोला तो इन दोनों के बीच में बैठकर बहुत खुश था, मगर वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। आफ्टर दैट मोहन बोला कि रात के इस टाइम होटल में भी कोई रूम नहीं मिलने वाला, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों आज की रात मेरे घर रुक जाओ। नेक्स्ट सीन में घर पहुंचने पर जब कोला की आंख खुली तो वो नया घर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो मोहन से कहने लगा कि अंकल आज की रात मैं आप और मम्मी दोनों के साथ सोऊंगा। सुनीर ने तो उसे चुप करवा दिया, आखिर वो मोहन के साथ थोड़ी ना सो सकती थी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बई मोहन को बेड पर लेटाना चाह रहा था, पर उसने हेल्प लेने से मना कर दिया और खुद ही बेड पर लेट जाता है। दूसरी तरफ जुनीर
कोला को समझा रही होती है कि बेटा अगर तुम्हें अंकल के साथ सोना है तो सो जाओ, मगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं सो सकती। इसके बाद असिस्टेंट भाई जाते हुए जुनीर को कुछ मेडिसिन दे देता है, ये कह कर के बॉस के लिए रात में ये मेडिसिन लेनी बहुत जरूरी है। वहाँ कोला खुशी खुशी से अंकल मोहन के पास पहुँच गया था उसके साथ सोने के लिए। वही जुनीर भी मेडिसिन लाते हुए कोला से कहती है कि बेटा ध्यान से अंकल के पैर को टच मत करना। जबकि मोहन की तो जैसे सांसें ही रुकी हुई थी, उसे समझ नहीं आती कि क्या कहूँ, शायद ही वो जुनीर से शर्मा रहा था। खैर वो जल्दी से उसके हाथ से मेडिसिन ले लेता है, फिर उसका शुक्रिया अदा किया और उसके जाने के बाद ही इसने देखा कि मैंने तो बुक उल्टी पकड़ी हुई थी। जुनीर भी लाइट ऑफ करके वापस से इन दोनों के पास आ गई और कहती है कि जब कोला सो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। खैर यहाँ मोहन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और जितना ही मुश्किल उसके लिए हो रहा था उससे कहीं ज्यादा तो जुनीर के लिए होता है, क्योंकि रात में कोला ने उस पर पैर रख दिया था जिस पर उसे तो लगा कि शायद मोहन है, लेकिन बाद में ये पता चलने के बाद कि वो तो कोला है, वो फौरन रूम से बाहर आ गई। मोहन भी नर्वस होने की वजह से अभी तक नहीं सो पाया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जुनीर को लग रहा था कि शायद मोहन उसे उठा रहा है, मगर ये तो कोला होता है जो कह रहा था कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो बोली कि चलो मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। यहाँ आवाज़ें देने के बावजूद भी मोहन दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर जब उसने अंदर जाकर देखा तो वो वॉशरूम में गिरा पड़ा था। उसे काफी तेज बुखार होता है। सुनीर कोला को कंबल लेने के लिए कहती है और ये भी कि भाई अंकल को कॉल करो। मोहन को इस हालत में देखकर सुनीर रोने लग जाती है। वो बार बार उसे सॉरी कर रही थी, जबकि मोहन इतने तेज बुखार में सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नेक्स्ट सीन में भाई पहुंच चुका था जो कहता है कि अब बॉस की तबीयत कुछ बेहतर हो गई है। सुनीर बोली कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, क्या प्लीज तुम कोला को करवा दोगे, तब तक मैं मोहन का ख्याल रखती हूँ। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ मोहन अभी भी वही बात कह रहा था कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनीर ये सुनने के लिए उसके पास झुकती है और तभी बाय चांस मोहन की आंख खुल गई। यहाँ वो सुनीर को अपने इतने करीब देखकर उसे पकड़ते हुए किस कर देता है और एंड टाइम पर यहाँ बई और कोला भी इंटर हो गए, जिन्हें देखकर ये दोनों फौरन एक दूसरे से दूर हो गए। मोहन बई से पूछने लगा कि मुझे क्या हुआ था। जब उसने बताया कि आप वॉशरूम में गिर गए थे और जुनीर ने ही आपका ख्याल रखा, तो इस बात से वो काफी एम्बेरस हो जाता है। जबकि जुनीर कोला को ले जाते हुए बोली कि चलो बेटा हमें वापस जाने के लिए पैकिंग करनी है। नेक्स्ट सीन में पैकिंग करने के दौरान कोला बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो अपनी मॉम से कहता है कि क्यों ना हम यहीं पर रह जाए। सुनीर ने उसे बताया भी कि ये हमारा नहीं बल्कि अंकल मोहन का घर है, पर वो बोला कि अंकल मोहन तो हमें नहीं निकालने वाले, तो क्यों ना हम उनके साथ रह ले। पीछे से ये बात मोहन भी सुन लेता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां कोला मोहन को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और वो बोला कि हाँ मैं कोला को अपने घर से नहीं निकालूंगा। इसके बाद असिस्टेंट बई भी जुनीर को समझा रहा होता है कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इन दिनों बॉस की फिजिकल कंडीशन कुछ ठीक नहीं, शायद मुझे आपके हेल्प की जरूरत पड़े। दूसरी तरफ अंदर कोला मोहन से बात करते हुए कहता है कि अंकल क्या आप भी बीमार हो और आप भी मेरी तरह मरने वाले हैं। मोहन बोला कि नहीं मैं भी ठीक हो जाऊंगा और तुम भी, अंकल है ना, अंकल तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। यहाँ कोला कहने लगा कि अंकल मुझे मरने से डर नहीं लगता, मगर मुझे डर लगता है कि मेरी मम्मी अकेली रह जाएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले ही मेरी मम्मी दूसरी शादी कर ले ताकि उनके पास एक और बेबी आ जाए और फिर वो मुझे मिस ना करे। हान उसके ये क्यूट बातें सुन रहा था। वो कहता है अच्छा तो इसलिए तुम अपनी मम्मी के लिए हस्बैंड ढूंढ रहे थे। बाहर ही खड़े जुनीर भी कोला की ये बातें सुन रही थी और वो इमोशनल होकर वहीं पर रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मोहन की मॉम असिस्टेंट बई से पूछ रही थी कि वो इतने दिनों से घर नहीं आया, मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है, वो ठीक तो है ना। जिस पर ना चाहते हुए भी बई को सच्चाई बतानी पड़ी कि मिस जुनीर उनके पास उनका ख्याल रख रही है। ये बात तो लिन को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वो जाकर पहले असिस्टेंट बई को चपेड़ मारती है और फिर जुनीर के पीछे
पीछे पहुंच आई। जुनीर को भी एक चांटा मारते हुए कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ से चली जाओगी और अब तुम मोहन के साथ उसके घर में रह रही हो। जिस पर जुनीर भी उसके साथ काफी बुरी तरह से पेश आती है और कहती है कि तुमने भी तो मुझसे वादा किया था कि तुम मोहन का ख्याल रखोगी, तुमने ये उसका ख्याल रखा। नेक्स्ट सीन में जुनीर मोहन के पास आती है जहाँ वो इससे पूछने लगा कि लीन आई थी ना, उसने तुमसे क्या कहा। जुनीर बोली कि उसने जो भी कहा सच ही कहा, हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं, तो हमारा ऐसे एक घर में रहना अच्छी बात नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये घर मुझे रेंट पर दे दो और खुद यहाँ से चले जाओ। मोहन को तो लगा था कि शायद हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हैं, मगर फिलहाल उसकी बात सुनकर इसे हर्ट हुआ और यहाँ से जाने के लिए भी मान जाता है। इसके बाद वो इसको गुड बाय करते हुए चला गया और जाते जाते सोच रहा होता है कि आखिर मैं जुनीर की किस बात पर यकीन करूं, उस पर जब वो मेरे लिए वरीड थी और मेरा ख्याल रखा, या इस पर जो ये मुझे अपनी लाइफ से जाने के लिए कह रही है। नेक्स्ट सीन में मोहन की मॉम और लिन को कुछ रिपोर्टर्स ने घेर लिया था जो उससे मोहन की एंगेजमेंट के बारे में पूछते हैं और ये भी कि क्या आज से 6 साल पहले उसकी कोई फियांसे थी, जिस पर वो दोनों तो स्पीचलेस हो गई और कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चली गई। ये न्यूज यहाँ जुनीर भी घर में बैठी देख रही होती है, वो भी जानती थी कि यकीनन इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ कोला मोहन से बात कर रहा था और उसे कहता है कि आप मुझसे मिलने के लिए कब आओगे, मैं आपको मिस कर रहा हूँ। यहाँ जुनीर कोला को आवाज देकर बाहर बुला लेती है, जिस पर वो मोहन से बोला कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। वो जोंग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जोंग भी उसके लिए गिफ्ट में खिलौने लेकर आया था। उसे खेलने के लिए बेचकर जोंग जुनीर से कहता है कि आज हमारी ऑफिशियल शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए कुछ टाइम के लिए तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। नेक्स्ट सीन शूटिंग का दिखाया गया जहाँ हीरोइन से एक सीन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो जुनीर उसे कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। ये एक रोमांटिक सा सीन होता है जहाँ वो जोंग को टच करते हुए हीरोइन को बता रही थी और वो सारी बातें यहाँ मोहन ने भी सुन ली। अब जाहिर सी बात है कि मोहन से भी ये बात बर्दाश्त ना होती। वो अंदर जाकर कहने लगा कि फौरन से इस मूवी का हीरो चेंज कर दो। उसका यह अचानक से फैसला तो किसी को भी समझ नहीं आता। डायरेक्टर भी उसे समझाने लगे कि इस तरह तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिस पर वो बोला कि अगर तुम इसकी साइड ले रहे हो तो मैं तुम्हें भी चेंज कर दूंगा। हीरोइन मोहन की फैमिली फ्रेंड्स थी, उसने भी इसे समझाने की काफी कोशिश की, मगर वो यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनता। इसके बाद वहाँ से जाते हुए जोंग ने बाहर आकर मोहन का शुक्रिया अदा किया कि तुमने मेरे लिए जुनीर और कोला का ख्याल रखा, जिस पर वो कोई भी जवाब दिए बगैर चला गया। मगर हीरोइन लियो ने ये बातें सुन ली। वो कहती है कि अच्छा तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी गेम खेल रहे हो। दूसरी तरफ मोहन असिस्टेंट बई से कहता है कि तुम जाकर जुनीर को मेरे पास लेकर आओ। आफ्टर दैट जब जुनीर उसके पास गाड़ी में आती है तो उससे पूछ रही थी कि आखिरकार तुम शूटिंग में इतनी मुसीबतें क्यों बना रहे हो। मोहन बोला कि मत भूलो तुम भी मेरे लिए ही काम करती हो, अगर तुम ये कपड़े बदल लो तो हो सकता है कि मैं जोंग को चेंज ना करूं। जुनीर बोली कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं यहाँ पर कपड़े कैसे चेंज करूंगी, जिस पर मोहन बताता है कि ड्राइवर लेडी है और मैं भी तुम्हें नहीं देखूंगा, तो मसला क्या है। खैर जुनीर को तो जोंग की खातिर भी मोहन की बात माननी पड़ी। नेक्स्ट सीन में मोहन की मम्मी की बर्थडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज वो लीन और मोहन की एंगेजमेंट को अनाउंस करने वाली थी। यहाँ जुनीर भी मोहन को लेकर पहुँच आई और उससे पूछती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर वो बोला कि आज मेरी मोम की बर्थडे है। बेचारी जुनीर तो अब वापस भी नहीं जा सकती थी। सभी लोग उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो गए कि ये प्यारी सी लड़की कौन है। मोहन डायरेक्टली अपनी मोम के पास जाकर उन्हें गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये आपके लिए मेरे और जुनीर की तरफ से। लिन भी उसे यहाँ देखकर गुस्सा हो जाती है और नाराज होकर पार्टी से बाहर चली गई। मोम भी मोहन को डांटने लगी कि तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, जिस पर वो बोला कि सब आपकी पार्टी में पेयर्स में आ रहे थे, इसलिए मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया। लियो भी यहाँ बर्थडे अटेंड करने के लिए पहुँच आई थी, जबकि लिन के मॉम डैड तो गुस्सा हो जाते हैं कि ये तो हमारी गुस्ताखी हुई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस सारे मामले में लियो जुनीर को सपोर्ट कर रही होती है। तभी लिन के मॉम डैड भी जुनीर के पास आकर उसे वार्न करते हैं कि जल्द से जल्द मोहन की लाइफ से चली जाओ। जुनीर को खुद के लिए तो डर नहीं लगता, पर वो जानती थी कि ये लोग कोला और मोहन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए वो पार्टी से बाहर चली गई। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाया जाता है, जिसके पास दोबारा से वो फोटोग्राफर पहुंच आया, जिसे देखकर लिन उसे डांटने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे
रहे हो, अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो। पीछे ही खड़ी जुनीर उन लोगों की बातें सुनते हुए साथ उस फोटोग्राफर को भी देख लेती है, जिस पर उसे 6 साल पहले की बात याद आई कि ये तो वही लड़का है जिसने मुझे एक शेल्टर में लॉक कर दिया था। वो फौरन से जोंग को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है। इसके बाद हमें लिन और उस फोटोग्राफर को एक क्लब में दिखाया गया, जहाँ पहले की तरह उन दोनों की अच्छी खासी बहस होने लगी। वो फोटोग्राफर लिन को पसंद करता है, जबकि लिन तो सिर्फ उसे अपना काम निकलवाती रही और बाकी उसे जरा भी भाव नहीं देती। इसके बाद फोटोग्राफर को जाते हुए जोंग ने देख लिया और वो कहता है कि ये तो लिन की फैमिली का पर्सनल क्लब है। नेक्स्ट सीन में मोहन और जुनीर घर आते हैं, जहां मोहन उससे पूछ रहा था कि तुम अचानक कहां गायब हो गई थी, और वो बोली कि तुम्हारी और लिन की एंगेजमेंट हो गई है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमसे मिलने के लिए यहाँ पर मत आया करो। ये सुनकर कोला को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो पूछता है कि अंकल, क्या आपकी उस बैड आंटी के साथ वाकई में ही एंगेजमेंट हो गई? वो बोला कि नहीं बेटा, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपका डैडी बनूंगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपकी मम्मी को कैसे मनाऊं? इस पर वो फौरन से एक बुक लाकर मोहन को दे देता है। कहने लगा कि जब मेरी मॉम सैड होती है तो वो इसे ड्रॉ करती है। इसमें तो सारी की सारी पिक्चर्स मोहन की थी। तभी जुनीर आकर कोला को अपने साथ सुलाने के लिए लेकर जाती है। वो मोहन को भी यहाँ से जाने के लिए कह रही थी कि तभी उसने उसके हाथ में वो बुक देखी। उसे लेते हुए बोली कि तुम मेरी प्राइवेट चीजों को हाथ कैसे लगा रही हो? और वो बोला कि तुम्हारी प्राइवेट चीज तो इसमें सिर्फ मेरे बारे में ही क्यों है सब कुछ? सुनीर कहने लगी कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा स्केच है, सबके ही 2 आंखें और 2 कान होते हैं। खैर बहुत देर हो गई, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मोहन बोला कि मैं आज की रात तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने मॉम के अगेंस्ट जाकर वो एंगेजमेंट तोड़ दी, और वैसे भी मैं इस बारे में नहीं जानता था कि मॉम ने लिन के साथ मेरी एंगेजमेंट तय कर दी थी। सुनीर तो अभी भी उसके सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम देखते हैं कि रूम में आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। कोला भी मॉम से उसकी इस खुशी का वजह पूछता है, जिस पर वो बोली कि कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी से सो जाओ। नेक्स्ट सीन शूटिंग का दिखाया गया, जहां जोंग एक फाइटिंग सीन को शूट कर रहा होता है और बेचारे को बहुत ज्यादा मार पड़ी। इसकी वजह से वो इंजर्ड भी हो जाता है, इवन कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। जिस पर लियो मोहन के पास आकर उसे पूछती है कि ऐसा तो हमारी मूवी का कोई भी सीन नहीं, तो आखिर हम इसे शूट क्यों कर रहे हैं? जबकि मोहन तो शायद जोंग से बदले लेना चाह रहा था। वो इसे कहता है कि तुम्हारा जो काम है तुम सिर्फ वही करो। नेक्स्ट सीन में लियो जोंग को समझा रही थी कि तुम कुछ दिनों के लिए जुनीर से दूर क्यों नहीं हो जाते, कम से कम तब तक जब तक ये शूटिंग कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो भी जुनीर को पसंद करने लगा था और ये बात वो अब तक जुनीर से नहीं कह पाया। नेक्स्ट सीन में जुनीर रोड पर चल रही होती है, जहाँ मोहन भी उसके साथ साथ जा रहा था। तो जुनीर इसे डांटने लगी कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, घर में कोला मेरा वेट कर रहा है, मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाना है। ब्रेकफास्ट का सुनकर मोहन बोला कि ब्रेकफास्ट तो मैंने भी नहीं किया, जिस पर जुनीर स्पीचलेस हो गई। दूसरी तरफ मोहन की मॉम जुनीर के घर पर जाती है, जहां कोला तो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलता, उन्हें स्ट्रेंजर समझकर, मगर ये जानने के बाद कि ये तो ग्रैंडमा है, उनके लिए दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दे दिया। उन्हें देखते ही कहने लगा कि ग्रैंडमा आप तो कितनी प्यारी हो। वो भी इसे बहलाने के लिए टॉफी देते हुए पूछती है कि बेटा एक बात सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंकल मोहन अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं? कोला कहने लगा कि मैंने टॉफी खाई, इस बारे में मेरी मम्मी को मत बताना, और हाँ अंकल अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ बातों ही बातों में उन्होंने कोला की एज पूछी, जिस पर वो बताता है कि मैं 5 साल का हूँ। अब उन्हें भी इस बात का शक हो गया कि शायद ये मोहन का बच्चा हो, मगर एंड टाइम पर यहाँ जुनीर पहुँच जाई, जो आते ही साथ गुस्से में कोला को डांटने लगी कि मैंने कहा था ना किसी को भी घर के अंदर आने मत देना। मॉम को देखकर मोहन उनसे सवाल करता है कि आप यहाँ पर कैसे, और वो बोली कि ये तुम्हारा घर है, मैं क्यों नहीं आ सकती। सुनीर का भी इस बात पर ऑब्जेक्शन होता है कि मैं इस घर का रेंट पे कर रही हूँ, तो आपको ऐसे मेरे घर में नहीं आना चाहिए। तभी कोला वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोला बेहोश हो गया था। सुनीर उसे उठाते हुए देखती है कि उसके पास टॉफी थी। इस पर वो कहती है कि मेरे बच्चे को डायबिटीज है, उसे टॉफी किसने दी। मोहन भी मॉम को उसके डायबिटीज के बारे में बताता है, जिस पर ये बोली कि मैं तो नहीं जानती थी, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ मॉम अभी भी कोला के बारे में ही पूछ रही थी। तो मोहन बोला कि आप उसके बारे में इतना वरीड क्यों हो रही हो, आपको तो इतनी आसानी से किसी की परवाह नहीं होती। जबकि मॉम ये बात जानती थी कि डायबिटीज हमारी फैमिली डिजीज है। मोहन के डैड को भी यही डिजीज थी। वो कहती है कि वो बच्चा इतना क्यूट है, उसके बारे में परेशान होना तो बनता ही है। क्या तुम जानते हो कि उसका फादर कौन है? मोहन बोला कि मैं नहीं जानता, और वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम के जाने के बाद मोहन बई को कॉल करके उसे कोला के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है, क्योंकि जो शक मॉम को था वही शक मोहन को भी होता है। नेक्स्ट सीन में मॉम हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास आ गई थी। उन्हें कोला का डीएनए टेस्ट करने के लिए कहती है, ताकि वो ये बात जान जाए कि कोला वाकई में ही मोहन का बेटा है या नहीं। यहाँ लिन भी इन दोनों को साथ में देख लेती है, जो कि अपने डैड से मिलने के लिए आई थी। इससे पहले कि लिन कुछ सवाल करती, मॉम बात बदलते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगी, मगर उसे शक तो जरूर हो गया था कि ये यहाँ डायरेक्टर के पास क्या करने आई होगी। नेक्स्ट सीन में बई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मोहन के पास जा ही रहा था कि मॉम ने उसे रोक दिया और इन कागजात के बारे में पूछने लगी। बई भी सब कुछ सच सच बता देता है कि बॉस के कहने पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो मैं उन्हें दिखाने के लिए लेकर जा रहा था। मॉम उसके हाथ से वो फोटोज लेकर देखने लगी और उसे समझा देती है कि जब तक मैं ना बोलूं, मोहन को इस बारे में कुछ भी मत बताना। बई मोहन के बचपन का दोस्त भी होता है, उसके साथ ही पला बड़ा, इसलिए वो आंटी को भी डिसोबे नहीं कर सकता। तो बई भी मॉम के कहने के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करता है। वो मोहन को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए बोला कि हान के फादर के बारे में तो पता नहीं चल पाया, मगर जोंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वो एक अनाथ था जो कि अपनी ग्रैंडमा के साथ रहा करता था। बाद में जुनीर उनके साथ रहने लगी, तो इस तरह उनके बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन मोहन का मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये जानने का कि कोला का फादर कौन है। तभी उसे लिन की कॉल आती है, जो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी, और मोहन ने भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कह दिया था। नेक्स्ट सीन में जुनीर और जोंग को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जो साथ में डिनर कर रहे थे। यहाँ बातों ही बातों में जोंग ने जुनीर से कोला के डैड के बारे में पूछा, जिस पर वो सच बता देती है कि उसका डैड कोई और नहीं बल्कि मोहन है। आज से 6 साल पहले कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे उससे अलग होना पड़ा, और सच बताऊं तो मैं कभी भी उसकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहती थी। जोंग ये सारी बातें सुनकर उसे कहता है कि आखिर तुम मोहन से और बाकी सबसे ये बातें कब तक छुपा कर रखोगी। इस सवाल का जवाब तो जुनीर भी नहीं जानती। दूसरी तरफ मोहन और लिन भी उसी रेस्टोरेंट में आ पहुँचे, जहाँ मोहन इन दोनों को साथ में देख लेता है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर लिन को इनके साथ वाले टेबल पर बैठने के लिए कहा। लिन यहाँ जुनीर को टोंट मारने लगी कि तुम यहाँ एक सुपरस्टार के साथ डेट पर आई हो, जबकि वो इसे कोई भाव नहीं देती। जोंग भी इस मौके का फायदा उठाकर ऐसे दिखा रहा था जैसे हम दोनों वाकई ही डेट पर आए हो। मोहन इस बात से जेलस हो गया। वो जुनीर को जेलस करने के लिए यहाँ लिन से कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए तो मना नहीं किया। वो जब लिन के साथ ऐसी बातें कर रहा होता है, तो यहाँ जुनीर को भी गुस्सा आने लगा। वो जल्दी से अपना खाना खत्म करके वहाँ से जाने लगी, जहाँ मोहन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। पूछने लगा कि आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे इग्नोर करती रहोगी? क्या कभी भी तुमने मेरे बारे में सोचा? जुनीर उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है। जोंग भी थोड़ा सा रूड बिहेव करने लगा, जिस पर मोहन बोला कि तुम हमारे बीच के मैटर से दूर रहो। लिन भी यहाँ जोंग को डांटने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहन को हाथ लगाने की, तुम्हारा कैरियर खत्म करना उसके मिनटों की बात है। यहाँ जोंग भी अपने फिजिकल फिटनेस को बीच में ले आया कि जो भी है, कम से कम मैं फिजिकली तो इससे ज्यादा फिट हूँ और जुनीर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये बातें सुनकर मोहन व्हील चेयर से खड़ा हो गया, जो पहले ही एक सर्जरी के जरिए ठीक हो चुका था। जोंग बोला कि तुम अभी तक व्हील चेयर पर बैठकर क्या सिर्फ सबकी सिंपैथी लेना चाह रहे थे? जबकि वो जुनीर को समझाते हुए बोला कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस चाहता था कि तुम मेरे पास रहो। जुनीर गुस्से में वहाँ से चली गई। यहाँ लिन जो मोहन के ठीक होने पर खुश हो रही थी, पर वो इसे कोई भाव नहीं देता। नेक्स्ट सीन में लिन हॉस्पिटल के डायरेक्टर से वो रिपोर्ट लेते हुए कहती है कि मैं इसे आंटी तक पहुंचा दूंगी। डायरेक्टर उन्हें रिलेटिव समझकर वो रिपोर्ट दे देती है, जिसके बाद लिन ने देखा कि कोला वाकई में ही मोहन का बायोलॉजिकल बेटा है। इस बात पर तो उसने गुस्से से वो रिपोर्ट पाड़ दी
कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जुनीर को जीतने नहीं दे सकती और एक नकली रिपोर्ट बनवाकर उसे आंटी तक सेंड कर देती है। नेक्स्ट सीन में जुनीर को दिखाया गया जो दिल ही दिल में मोहन के ठीक हो जाने पर बहुत खुश थी, उससे बात भी करना चाहती थी मगर यहाँ उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। उधर मोहन भी इससे बात करना चाह रहा था पर वो जानता है कि इस वक्त जुनीर मुझसे कितना ज्यादा गुस्से है। इसके बाद मॉम वो रिपोर्ट्स देखने के बाद जान गई थी कि कोला मोहन का बच्चा नहीं और वो यही रिपोर्ट्स मोहन को दिखाते हुए उसे सच्चाई बताती है। साथ ही वो उसे जुनीर और उसके बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर मोहन बोला कि कोला किसका बच्चा है और किसका नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद शूटिंग के दौरान मोहन स्क्रिप्ट में चेंजेस करने का बहाना करके जुनीर को कुछ टाइम रुकने के लिए कहता है, जिस पर वो भी मान गई और कोला को कॉल करके बताया कि मुझे आने में देर हो जाएगी। आफ्टर दैट स्क्रिप्ट डिस्कस करते हुए मोहन बातों ही बातों में उससे एक दफा दोबारा पूछ लेता है कि कोला का फादर कौन है, जिस पर जुनीर ने उसे दोबारा से बातें सुनाकर सख्ती से मना कर दिया कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इधर मॉम कोला को देखने के लिए आई थी क्योंकि उनको अभी भी यही लग रहा था कि शायद ये मोहन का बच्चा हो, लेकिन रिपोर्ट झूठी भी तो नहीं हो सकती। ये सोचकर वो वहाँ से जाने ही लगी थी कि कोला ने उन्हें देख लिया और रोककर पूछने लगा कि दादी माँ क्या आप मुझे देखने के लिए आई थी। वो भी इसके पास आकर बोली कि कौन दादी माँ, मैं तुम्हारी दादी माँ नहीं हूँ। कोला उन्हें अपने पास बुलाकर एक सीक्रेट बात बताता है कि मोहन अंकल मेरी मम्मी से शादी करने के लिए मान गए, जिस पर तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि खबरदार तुमने मेरे बेटे को डैड कहा तो उनका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखा रखा है। उनकी ये सख्त बातें सुनकर कोला भी रोने लगा। वो कहता है कि आप अच्छी नहीं हो, आप बैड ग्रैनी हो, आप जाओ यहाँ से। मॉम को ये करते हुए बुरा तो जरूर लगा मगर वो मोहन को जुनीर से दूर रखना चाहती थी। दूसरी तरफ जुनीर कोला के पास आने के लिए टैक्सी ढूंढ रही होती है पर इस टाइम उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिलती। यहाँ कोला भी खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तुम एक बॉय हो, तुम्हें अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ उसकी ड्रिप भी खत्म हो चुकी थी, कोई नर्स भी उसके आसपास नहीं होती तो वो खुद ही उसे उतारकर नर्स के पास ले जाने लगता है। उधर जुनीर भी भागते भागते कोला के पास पहुँचने की कोशिश कर रही थी मगर तब तक कोला बाहर नर्सिस तक आ चुका था और उन्हें ड्रिप उतारने के लिए कहता है। नर्सिस उसे ऐसे देखकर कहते हैं कि तुम अकेले क्यों बाहर आ गए हो। साथ ही साथ वो उनके पेरेंट्स के बारे में भी बात कर रहे थे कि ये किस तरह के पेरेंट्स हैं जिन्हें अपने बच्चे की परवाह ही नहीं। वो कोला को रूम में ले जाकर उसके साथ बातें करके उसका ध्यान बटा रहे होते हैं, जहाँ कोला कहने लगा कि मेरी मम्मी के बारे में बात मत करो, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, अगर आपको मुझे इंजेक्शन लगाना है तो आप मुझे लगा दो क्योंकि मैं इंजेक्शन से नहीं डरता। इंजेक्शन लगने के बाद भी वो नर्सिस को यही बात बता रहा था कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, मैं बॉय हूँ, मैं बड़ा होकर अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी ये सारी बातें बाहर ही खड़ी जुनीर ने सुन ली और वो दोबारा से इमोशनल होकर रोने लगी। नेक्स्ट सीन में मोहन बई से शूटिंग का अपडेट जानना चाह रहा था, जिस पर वो बोला कि कुछ खास नया तो नहीं मगर आजकल मिस जुनीर कुछ ज्यादा ही मेहनत करने लगी है। नेक्स्ट सीन में हम जुनीर को शूटिंग सेट में देखते हैं, जहाँ डायरेक्टर ने उसे रात को 9 बजे अपने रूम में आने के लिए कहा कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। इसके बाद जोंग भी आकर जुनीर से पूछता है कि क्या तुम रात में फ्री हो, जिस पर वो बोली कि मुझे तो डायरेक्टर ने बुलाया है इसलिए मैं अवेलेबल नहीं होंगी। ये सुनकर जरा जोंग को भी अजीब लगा मगर खैर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ जुनीर डायरेक्टर के साथ उसके रूम में थी। उसने इसे जूस दिया जिसमें ड्रग मिली हुई थी। इसके बाद वो जुनीर के पास बैठकर उसे टच करने की कोशिश करता है, जो जुनीर को बहुत अजीब लगा। वो काम का बहाना करके वहाँ से जाने ही लगी थी कि डायरेक्टर ने उसे पकड़ लिया। वो कहता है कि कम से कम आज की रात तो मेरे साथ गुजारो। जुनीर भी उसके इरादे समझ चुकी थी। वो भागने की लाख कोशिश करती है पर अब तक उसका ड्रग का काफी असर हो चुका। दूसरी तरफ जोंग उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ डायरेक्टर के रूम के बाहर तक पहुँच आया था। उसे आवाजें लगाता है लेकिन डायरेक्टर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया होता है। वो किसी भी तरह करके उसे बोलने नहीं देता और जोंग को ये कहकर भेज दिया कि हम सुबह बात करेंगे। तभी जुनीर कोशिश करके वहाँ गिलास गिरा देती है और फाइनली खुद को छुड़ाकर वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। आवाजें सुनकर वो दरवाजा तोड़कर फौरन से अंदर पहुँच जाता है और उस डायरेक्टर की पिटाई लगाने लगा। जुनीर को भी संभालते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बई ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। उसे समझ नहीं आती कि आखिर मिस जुनीर को क्या हुआ, पर फौरन से वो जोंग के साथ उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है
और यहाँ पहुँचने पर उसने बॉस को कॉल किया कि पता नहीं मिस जुनीर को क्या हो गया है। इसके बाद मोहन भागते भागते हॉस्पिटल पहुँच जाया, जहाँ वो जुनीर के बारे में पूछता है, जबकि जोंग उसे कुछ बताए बगैर उस पर चिल्लाने लगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम उसकी लाइफ में आए हो सब कुछ उल्टा हो रहा है। 6 साल पहले तुम उसे छोड़कर गए थे तो अब दोबारा आने की क्या जरूरत थी। मोहन बोला कि भला मैं उसे हर्ट क्यों करूँगा, और 6 साल पहले मैं नहीं बल्कि वो मुझे छोड़कर गई थी। पर अगर मैं उसकी लाइफ से चला जाऊँ तो क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम उसे सारी खुशियाँ दोगे। ये जानने के बाद कि मोहन ने जुनीर को नहीं छोड़ा था, जोंग कहने लगा कि शायद मैं भी जुनीर को डिजर्व नहीं करता। नेक्स्ट सीन में मोहन जुनीर का ख्याल रखने के लिए उसके पास बैठा होता है और उसकी की हुई बातें सोच रहा था कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मेरे और कोला की लाइफ में मेस क्रिएट हो गया है। यहाँ वो उसे फोरहेड पर किस करते हुए वापस जाने लगा, क्योंकि जुनीर के साथ क्या हुआ है वो ये सब कुछ जानना चाहता था। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया गया, जिसे वो रिपोर्ट देखने के बाद अभी तक गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर हर बार ये लड़की मुझसे कैसे जीत जाती है। तभी वहाँ रिपोर्टर आकर उसे कहता है कि हमने जो 6 साल पहले कांड किया था फाइनली वो सबके सामने आ चुका और अब मैं यहाँ से अब्रॉड जाने वाला हूँ। यहाँ वो लिन से कुछ पैसे मांग रहा था, जिस पर वो बोली कि तुमने मेरा एक भी काम ठीक से नहीं किया तो भला मैं तुम्हें पैसे क्यों देने लगी। फोटोग्राफर बोला कि पैसे तो तुम्हें देने ही होंगे और मेरी कीमत का अंदाजा तुम्हें तब होगा जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में जुनीर अपने ख्वाब में मोहन को देख रही होती है, तभी उसके सामने वो डायरेक्टर आ गया और वो चीख मारते हुए उठ गई। यहाँ जोंग उसे संभालते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जोंग को अपने पास देखकर जुनीर उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और जोंग बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, उस डायरेक्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जोंग ने ये बात लियो को भी बता दी थी, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि हम सबूत के बगैर तो डायरेक्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी तरफ मोहन ने असिस्टेंट के साथ मिलकर डायरेक्टर के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रखी थी और वो इसे फॉलो करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में शूटिंग के दौरान लियो ने जो जोंग के ऊपर पानी फेंका वो काफी ज्यादा गर्म होता है, जो कि डायरेक्टर ने जानबूझकर ही रखवाया था। इस पर तो जोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और लियो उसे समझाती है कि हम जल्द ही इसका असल चेहरा सबके सामने ले आएंगे। नेक्स्ट सीन में जोंग वॉशरूम में हाथ धो रहा था, जहां डायरेक्टर उसे देखकर जानबूझकर उसके सामने जुनीर की फिगर के बारे में बात करने लगा और ये भी कि शुक्र करो गिलास में सिर्फ गर्म पानी था, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं। आखिरकार जोंग गुस्सा होकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है, जिस पर उसने अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनानी शुरू कर दी थी और कहता है कि और मारो, मैं भी तो देखूं कि तुम अपनी रिपुटेशन कैसे बचा सकते हो। जिस पर जोंग उसे छोड़कर चला गया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम डायरेक्टर को एक लड़की के साथ देखते हैं जो कि मोहन का ही प्लान था और एंड टाइम पर यहाँ रिपोर्टर्स उसे रंगे हाथों पकड़ने पहुंच आई। दूसरी तरफ जोंग इस बात से सैड होकर ड्रिंक कर रहा होता है कि मैं जुनीर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ना ही डायरेक्टर को उसके गुनाहों की सजा दी। इस पर लियो भी उसे संभाल रही थी और सही वक्त का इंतजार करने के लिए कहती है कि तभी उन्होंने न्यूज में देखा के डायरेक्टर को पकड़ लिया गया। इधर यही न्यूज टीवी पर जुनीर भी देख रही होती है और वो जानती थी कि ये जरूर मोहन ने किया होगा। तभी लियो भी यहाँ उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास आती है, जो डायरेक्टर के पकड़े जाने पर तो बहुत खुश थी, मगर साथ ही साथ वो इसे जोंग के बारे में भी बताती है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, इसलिए खुद को दोष दे रहा है। जितना बुरा उसे जोंग के लिए लग रहा था, उसकी बातों से जुनीर पहचान गई कि वो जोंग को लाइक करती है। पर लियो बोली कि क्या फायदा इस वन साइडेड लव का, वो तो मुझे सिर्फ अपने सीनियर की तरह ट्रीट करता है। इस पर जुनीर उसे समझाने लगी कि अगर तुम्हारी फीलिंग्स सच्ची है तो तुम इंतजार करो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी फीलिंग्स का रिस्पॉन्स जरूर देगा। दूसरी तरफ मोहन के मीटिंग का रूम दिखाया गया, जहाँ शूटिंग रुक जाने की वजह से कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। सभी शेयर होल्डर्स भी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे, तो मोहन ने उन सब से वादा कर लिया कि कुछ ही दिनों में मैं ये सब कुछ मैनेज कर लूंगा।
इसके बाद मीटिंग से बाहर आने के बाद उसे जुनीर मिली, जो इसे अपने साथ कॉफी के लिए इनवाइट करती है, ये कह करके मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में जुनीर मोहन का शुक्रिया अदा करती है उसे इंसाफ दिलाने के लिए, जबकि मोहन सॉरी कर रहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जुनीर उससे पूछने लगी कि क्या तुम मुझे 6 साल पहले के लिए माफ नहीं कर सकते। वो बोला कि बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। उसके जवाब देने से पहले ही यहाँ उसे जोंग की कॉल आ गई, जिसने उस फोटोग्राफर के बारे में पता लगा लिया था। वही बई ने भी मोहन को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट सीन में उन दोनों के पहुंचने के बाद जोंग उसे बताता है कि डायरेक्टर को किसी और ने नहीं बल्कि लिन ने ही पैसे दिए थे जुनीर को असल्ट करने के लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि बई ने आज से 6 साल पहले वाली पोल भी खोल दी कि इसी फोटोग्राफर चेन ने ही लिन के कहने पर जुनीर को मारने की कोशिश की थी ताकि लिन मोहन से शादी कर सके। उधर मॉम भी डायरेक्टर वाली बात जान गई थी कि ये लिन का ही कारनामा था। वो पहले तो उस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन बाद में जब लिन उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी कि ये सब कुछ सिर्फ मैंने मोहन को पाने के लिए किया, तो मॉम भी उसे माफ कर देती है और उन्होंने मोहन को कॉल करके घर बुलाया ताकि वो प्यार से ये बात उसे समझा सके। नेक्स्ट सीन में जब मोहन आता है तो वो अपने साथ जुनीर को भी ले आया था, जो ना तो मॉम को अच्छा लगा और ना ही लिन को। जिस पर जुनीर बोली कि मैं बस लिन से कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। वो लिन से पूछती है कि तुमने ही डायरेक्टर को ड्रग दिया था मुझे देने के लिए, जिस पर लिन स्पीचलेस हो गई कि क्या उसने ये बात एडमिट कर ली है। यहाँ मॉम मोहन को समझा रही थी कि लिन छोटी है, मैं जानती हूँ कि उससे गलती हो गई, मगर सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे प्यार करती है। सुनीर को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो कहती है कि क्या आपको ये छोटी बात लगती है, आप कैसे किसी की गलती को ऐसे इग्नोर कर सकती हो। यहाँ मोहन मॉम को 6 साल पहले वाली बात बताने ही वाला था कि लिन ने उन्हें मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि इसे जरूर जुनीर ने मेरे खिलाफ भटकाया होगा। तभी जुनीर यहाँ पर चैन की 6 साल पहले वाली रिकॉर्डिंग चलाती है, जिसमें इन दोनों ने फैसला किया था जुनीर को मारने का, और ऐसे ताकि वो सबको एक्सीडेंट लगे। साथ ही वो चैन की पिक्चर्स दिखाते हुए बता रही थी कि तुम्हारा साथी पकड़ा गया है और उसने तुम्हारे खिलाफ सारा बयान भी दे दिया। ये सुनकर लिन एक बार फिर से मॉम को मैनिपुलेट करने की कोशिश तो करती है, पर अब ये तरीका काम नहीं आ रहा था, तो वो छुरी उठाकर जुनीर को मारने ही वाली थी कि सामने मोहन आ गया। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया गया, जहाँ एक सर्जरी के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि अब वो खतरे से बाहर है। सुनीर और मॉम दोनों ही भागते हुए मोहन के पास जाती है उसे देखने के लिए। यहाँ मॉम भी काफी ज्यादा वीक फील कर रही थी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो जुनीर उन्हें कहती है कि आप घर जाकर आराम करो, यहाँ मोहन का ख्याल रखने के लिए उसके पास मैं हूँ। मॉम भी जुनीर से माफी मांग लेती है उसे हमेशा बैडली ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि 6 साल पहले जुनीर जानबूझकर मोहन को छोड़कर गई। मॉम के जाने के बाद जुनीर यहाँ मोहन का अच्छे से ख्याल रखती है। साथ ही साथ वो 6 साल पहले के बारे में याद कर रही थी जब वो दोनों फियांसी हुआ करते थे। तब भी मोहन को चोट लगने पर जब जुनीर उसका ख्याल रखती तो वो ऐसे एक्ट करता जैसे मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मॉम को जाते हुए वही डायरेक्टर मिली, जो कोला के बारे में पूछते हुए उससे उसका ग्रैंडसन कह देती हैं। इस पर मॉम बोली कि मेरा ग्रैंडसन, तो वो बोली कि हाँ आपने ही तो मुझे डीएनए कराने के लिए कहा था, और उसका डीएनए भी मोहन से मैच किया। यहाँ मॉम समझ जाती है कि ये कारनामा भी लिन का ही था, पर वो बई को फिलहाल मोहन को बताने से मना करती है, ये कह करके उसे ठीक हो जाने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहन को तेज बुखार हो चुका होता है। जब जुनीर ने नोटिस किया तो वो उसे ठंडे पानी की पट्टियां लगाकर उसका बुखार कम करने की कोशिश करती है। इस तरह सारी रात उसने मोहन के साथ जाग कर गुजारी। अगली सुबह वो देखती है कि मोहन नींद में ही बड़बड़ा रहा था कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सुनकर जुनीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जा रही और तुमसे वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। साथ ही साथ वो 6 साल पहले छोड़ जाने के लिए माफी भी मांग रही थी। कहती है कि चाहे मैं तुमसे 6 साल दूर रही, मगर ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार इन 6 सालों में जरा सा भी कम नहीं हुआ। इसी दौरान वो मोहन को होश आ जाता है, जिसके बाद वो जुनीर से पूछने लगा कि अभी अभी जो तुमने सारी बातें कही कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कम नहीं हुआ, क्या ये सच है? जुनीर ने उसे जवाब देने के लिए किस कर दिया। यहाँ एंड टाइम पर जोंग भी पहुंच आया था, जो ये सब कुछ देख लेता है। वो ये भी जान चुका कि मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं इन दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। नेक्स्ट सीन में
हम देखते हैं कि मॉम कोला से मिलने के लिए आई हुई थी, उसे मनाने के लिए, पर वो इससे बात नहीं करता। वो बार बार यही कह रहा था कि आप बैड ग्रैनी हो, आप जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ मोहन जुनीर को फिर से एक साथ रहने के लिए कहता है और ये भी कि जिन चीजों के बारे में तुम मुझे नहीं बताना चाहती उसके बारे में मैं फिर कभी भी नहीं पूछूंगा, और मैं ये भी वादा करता हूँ कि कोला को हमेशा मैं अपने बेटे की तरह ट्रीट करूंगा। यहाँ जुनीर सोचने लगी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कोला हमारा ही बच्चा है, और क्या पता कि सच जानने के बाद तुम मुझे ब्लेम करो कि 6 साल तक मैंने तुमसे ये बात छुपा कर क्यों रखी। तभी यहाँ जोंग कोला को भी अंकल मोहन के पास ले आया था और बताता है कि वो जिद कर रहा था तो मैं मजीद रोक नहीं पाया। मोहन जोंग का शुक्रिया अदा करता है उसके लिए फूल लाने पर, और कोला कहने लगा कि ये मैंने और ब्रदर जोंग ने आपके लिए चूज किए। जोंग कहने लगा कि अच्छा, उसे अंकल और मुझे ब्रदर, सब्र करो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। जिसके बाद इन दोनों का हंसी मजाक शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मुंबई से मोहन के बारे में पूछ रही थी कि वो डिस्चार्ज कब होगा, तो वो बोला कि वो तो मिस जुनीर और कोला के साथ उनके घर चला गया है। नेक्स्ट सीन में घर आने के बाद कोला मम्मी और अंकल मोहन के साथ सोने की जिद कर रहा था, जिस पर मम्मी उसे समझाती है कि अभी अंकल को चोट लगी है ना, जब वो ठीक हो जाए तो तुम उनके साथ सो जाना। ये कहकर वो उसे सुलाने के लिए ले जाती है। इसके बाद आधी रात को मोहन उसके पास आता है जो उसे कह रहा था कि क्या ड्रेसिंग चेंज करने में तुम मेरी हेल्प कर दोगी, जो सुनकर जुनीर भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ बाहर आ जाती है और फिर उसके जख्म पर ड्रेसिंग चेंज करने लगी। इसी दौरान वो मोहन के बहुत ज्यादा करीब आ गई थी, जिससे उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। सुनीर ने भी ये नोटिस किया और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। मोहन कहता है कि ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्या हुआ। साथ ही उसे किस करने लगा और दोनों ही नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ डोरबेल बजने पर कोला देखने के लिए जाता है और ये देख कर के वो ग्रैंडमा है तो वो उसे अंदर आने नहीं देता। उसकी आवाजें सुनकर जुनीर फौरन से पहुंच आई, फिर मॉम को सॉरी करके उन्हें अंदर आने के लिए कहा। मॉम कोला के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, उसे मनाने की कोशिश करती है पर वो किसी भी हाल में नहीं मानता और उसे बैड ग्रैनी कहता रहा। मोहन और जुनीर को तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर कोला ऐसा क्यों कर रहा है। मोहन ने मॉम से यहाँ आने की वजह पूछी, जिस पर वो बोली कि मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मोहन मॉम के साथ जाने से पहले जुनीर से कहता है कि शाम को रेडी रहना क्योंकि वो दोनों डेट पर जाने वाले थे। उन दोनों के जाने के बाद जुनीर कोला से पूछने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी पूरी सच्चाई नहीं बताता। उधर गाड़ी में बैठे मॉम मोहन को बताने ही वाली थी कि कोला तुम्हारा बच्चा है कि तभी उसे एक ज्वेलरी शॉप नजर आई और वो फौरन गाड़ी से नीचे उतरकर उस ज्वेलरी शॉप में पहुंच जाता है सुनीर के लिए डायमंड रिंग लेने, ताकि वो उसे प्रपोज कर दे। इसके बाद घर पहुंचने पर मोहन को याद आया कि मॉम गाड़ी में कुछ बताने वाली थी, उनसे पूछने लगा तो आखिरकार मॉम ने यहाँ उसे पूरी सच्चाई बता दी कि कोला तुम्हारा और सुनीर का बच्चा है। मोहन बोला कि ऐसे कैसे, हमारा डीएनए तो मैच नहीं किया था ना, जिस पर मॉम ने बताया कि डीएनए मैच किया था मगर लिन ने रिपोर्ट चेंज कर दी थी। साथ ही साथ वो ये भी कह रही थी कि शायद उसने मेरे ग्रैंडसन को मेरे खिलाफ भटकाया है, इसलिए तो वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था और वो कभी भी हमें उससे मिलने नहीं देना चाहती। जबकि मोहन को तो ये सब कुछ सुनकर हद से ज्यादा गुस्सा आ गया था, ये सोच कर के इतने सालों तक जुनीर ने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई। इसके बाद शाम के डिनर पर जुनीर एक रेस्टोरेंट में मोहन का वेट करती रही और वो जानबूझकर उससे मिलने के लिए नहीं आता बल्कि अपने मीटिंग्स में मसरूफ रहा। काफी देर तक तो वो बैठकर उसका इंतजार करती रही, मगर आखिरकार वो उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर इंतजार करने लगी। जहाँ मोहन के आने पर वो उससे पूछने लगी कि तुम आए क्यों नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जबकि मोहन उसे इग्नोर कर रहा होता है, उससे नजरें भी नहीं मिलाता, जिसे जुनीर को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वो कोला के बारे में सच जान चुका है। वो सॉरी करते हुए कहती है कि मैं आज तुम्हें सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी, मगर मोहन इतना ज्यादा गुस्सा था। वो कहता है कि तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स के बारे में परवाह नहीं की। जब मैंने कोला के फादर के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि मेरा उसे कोई लेना देना नहीं। मैंने अपने ही बच्चे को मजबूर किया मुझे अंकल कहने पर। तुम सब कुछ जानने के बावजूद भी ये सब कुछ देखती रही। क्या तुम्हें लगता है कि 6 साल मुझे धोखे में रखने के लिए मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा? ये कहते हुए वो जाने लगा। तभी जुनीर उसे रोककर फौरन से उसके पास जाते हुए उसे किस करने लगी, उसे मनाने के लिए, मगर मोहन ने उसे खुद से दूर कर दिया और उसे माफ किए बगैर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब मोहन घर आता है तो मॉम उससे पूछती
पूछने लगी कि तुमने जुनीर से बात की, वो मेरे ग्रैंडसन को अपने साथ तो नहीं लेकर जाएगी ना। इस पर मोहन गुस्सा हो जाता है क्योंकि मॉम को भी सिर्फ अपने ग्रैंडसन की पड़ी थी और मोहन की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जुनीर मोहन से मिलने के लिए रोज उसके ऑफिस आया करती, पर वो लोग उसे अंदर जाने नहीं देते क्योंकि ये मोहन का ऑर्डर था। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया मगर वो मोहन से नहीं मिल पाई। आखिरकार उसने भी गिव अप कर लिया और वापस जाने के बारे में सोचकर अपना सामान पैक करने लगी। यहाँ कोला मोहन से पूछ रहा होता है कि आप हमसे मिलने के लिए कब आओगे, जिस पर वो कुछ खास जवाब नहीं देता मगर अपना ख्याल रखने के लिए कह रहा था। वहाँ जुनीर को अपना वो नेकलेस नहीं मिलता जो उसे मोहन ने दिया था और ये लिए बगैर तो वो वापस नहीं जाने वाली। वो नेकलेस कोला ने ही छुपा कर रखा था। वो जोंग को कॉल करके बुलाता है कि प्लीज मेरी मम्मी को जाने से रोक लो। इसके बाद वो कोला को रूम में भेजकर जुनीर को वो नेकलेस देते हुए कहता है कि तुमने अभी तक इसे संभाल कर रखा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वापस जाने का फैसला ठीक है और तुम मोहन के बगैर रह पाओगी। जिस पर जुनीर वो नेकलेस भी वही रख कर छोड़ जाती है, ये कहकर के शायद अब इसे भी संभालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंग वही नेकलेस उठाकर मोहन के पास पहुंच आया था, उसे बताने के लिए कि जुनीर ने अभी तक इसे संभाल कर रखा। कहता है कि 6 साल तुमसे दूर रहने के बावजूद भी उसने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया। शायद तुम्हें लगता हो कि वो सेल्फिश है क्योंकि उसने तुम्हें कोला के बारे में नहीं बताया, वो भी सिर्फ इसलिए कि फैमिली के तौर पर उसके पास सिर्फ कोला ही बचा था और फैमिली ना होने का दुख कैसा होता है कि मुझसे बेहतर और किसे पता। जोंग के जाने के बाद मोहन यहाँ बैठे बैठे जुनीर के बारे में ही सोच रहा होता है। जब वो एक दूसरे को डेट करते थे और एक ट्रिप पर जाने के लिए वो मोम से इजाजत लिए बगैर जुनीर के साथ चला गया था। नेक्स्ट सीन में जुनीर और कोला यहाँ से वापस जाने के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि जुनीर को मोहन के वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। नेक्स्ट सीन प्लेन का दिखाया गया जहाँ जुनीर अपना सामान संभाल ही रही थी कि एक लड़का आकर उसकी हेल्प करता है जो कि मोहन ही था। जुनीर उसे देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद मोहन उसकी साथ वाली सीट पर बैठ जाता है क्योंकि उसने उसके साथ वाला सीट ही बुक कराया था। जब वो पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे, तो वो बोला कि तुमने क्यों सोच लिया था कि मैं तुम्हारे बगैर रहूंगा। मोहन की आवाज सुनकर कोला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अंकल मुझे यकीन था कि आप जरूर आओगे। जिस पर मोहन बोला कि अब से तुम मुझे अंकल नहीं बल्कि डैडी कहकर बुलाओ, और वो खुश होकर कहता है कि मैं जानता था आप ही मेरे डैडी हो। आफ्टर दैट मोहन ने कोला को वो नेकलेस दिया और उसे अपनी मॉम को पहनाने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन शूटिंग का दिखाया गया जहां हम देखते हैं कि जोंग भी लियो के लिए फील करने लगा था, यानी कि वो भी ज्यादा देर तक सिंगल नहीं रहने वाला। यहाँ जुनीर भी इन सब के साथ काम ही कर रही थी कि तभी मोहन वहाँ आ जाता है, जिसने सबके सामने जुनीर को रिंग देकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जुनीर भी उससे हाँ कर देती है और यहाँ वो एक दूसरे को किस करने लगे। तो गाइस इसी मजेदार सी सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी एंडिंग हुई।